साथियों, कलाम कोचिंग द्वारा देखिए ये जो आरएस परीक्षा होने वाली है उसके लिए इकोनॉमिक्स जो है प्रश्न अपलोड किए गए और यहीं से प्रश्न आ सकते हैं, तो देख लेते जल्दी से। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्न में से किस विधि से की जाती है? तो आंसर है उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि, तीनों से की जाती है। ध्यान रखिए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना व्यय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय के आकलन में सम्मिलित तत्व नहीं है। व्यय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय के आकलन में सम्मिलित तत्व नहीं है। आंसर है हस्तांतरण भुगतान। हस्तांतरण भुगतान। आय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय के आकलन में सम्मिलित तत्व है, तो देखिए लगान, मजदूरी और ब्याज और लाभ, ये चारों है। लगान, मजदूरी, ब्याज और लाभ। राष्ट्रीय आय ज्ञात करने की कौन सी विधि को मूल्यवर्धन विधि कहा जाता है? राष्ट्रीय मूल्यवर्धन विधि किसे कहा जाता है? उत्पादन विधि को। ध्यान रखिएगा, उत्पादन विधि को मूल्यवर्धन नीति ये विधि कहा जाता है। निम्न में से कौन सा हस्तांतरण भुगतान नहीं है? हस्तांतरण भुगतान नहीं है, तो देखिए बच्चों को दिए जाने वाला खर्च जेब खर्च है, सार्वजनिक ऋण पर ब्याज है और एक गृहिणी को दिया भुगतान है। ये नौकरानी को दिया वेतन नहीं है। निम्न में से किसको राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता? इन चारों को, तीनों को नहीं जोड़ा जाता। वित्तीय प्रकार के क्रय विक्रय, सरकारी हस्तांतरण के भुगतान और सार्वजनिक ऋणों पर ब्याज, इनको राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता। सकल घरेलू उत्पाद तथा शुद्ध घरेलू उत्पाद के बीच का अंतर कहलाता है। ये सवाल आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। मूल्यह्रास, ध्यान रखिएगा। सकल घरेलू उत्पाद और शुद्ध घरेलू उत्पाद के बीच का अंतर मूल्यह्रास कहलाता है। साधन लागत पर जीडीपी बराबर है। जीडीपी एम बराबर, देखिए शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, जीडीपी बराबर शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। वर्ष 2015 में सीएसओ द्वारा साधन लागत की जीडीपी को किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? वर्ष 2015 में सीएसओ द्वारा साधन लागत की जीडीपी को आधार कीमत पर जीवीए द्वारा, आधार कीमत पर जीवीए द्वारा। आधार कीमत पर जीवीए बराबर है शुद्ध उत्पादन कर, शुद्ध उत्पाद कर, शुद्ध उत्पाद कर। जीएनपी तथा जीडीपी के मध्य अंतर होता है विदेशी शुद्ध साधन आय का, विदेशी शुद्ध साधन आय का। भारतीय राष्ट्रीय आय कहलाती है एनएनपीएफसी, एनएनपी। निम्न में से सही समीकरण है ये जीएनपी बराबर जीएनपी एम, जीएनपीएफसी, जीएनपी बराबर एमपी शुद्ध परोक्ष कर, एनएनपीएफसी एन जीएनपी एमपी बराबर मूल्यह्रास माइनस शुद्ध परोक्ष कर और एनएनपीएफसी बराबर एनआई, तीनों सही। निम्न में से शुद्ध घरेलू उत्पाद व्यक्त करता है एनएनपी, विदेशी शुद्ध साधन आय, विदेशी शुद्ध साधन आय। वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है जब अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन बढ़ता है। राष्ट्रीय आय के अनुमानों से संबंधित निम्न कथनों पर पढ़िए और कूटों पर प्रयोग करते हुए सही उत्तर को दीजिए। देखिए तो इसमें सही उत्तर होगा 2 और 3 सही है। गैर कानूनी गतिविधियों से होने वाले आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया गया है। स्वयं द्वारा प्रयोग में लिए जाने वाले घरों के आकलित मूल्य को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाता है। पद राष्ट्रीय आय निरूपित करता है बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यह्रास अप्रत्यक्ष करों को घटाकर सब्सिडी जोड़ कर। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना एक समस्या है। भारतीय राष्ट्रीय आय गणना में एक समस्या है असंगठित क्षेत्र। ये थोड़ा ध्यान रखिए, असंगठित क्षेत्र। यदि एक दी हुई समय अवधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दोगुनी हो जाए तो वास्तविक आय अपरिवर्तित रहेगी। ये भी देख लीजिए आप। देखिए राष्ट्रीय आय समिति 1949 पीसी महालनोबिस। देखिए
राष्ट्रीय आय समिति जो है 1949 में, और जो थे अध्यक्ष पीसी महालनोबिस। भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन सीएसओ द्वारा। अब सीएसओ का फुल फॉर्म देखिए, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन होगा, ऑफिस होगा, की स्थापना 1951 में हुई, और 2019 में सीएसओ व एनएसएसओ को मिलाकर एनएसओ का गठन किया गया। भारत में राष्ट्रीय आय की देखिए गणना आकलन है 3 विधियों से किया जाता है। एक तो व्यय विधि, दूसरी है आय विधि, और तीसरी है उत्पादन व मूल्यवर्धन विधि। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी किसी देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर एक निश्चित समय अवधि, सामान्यतः एक वित्तीय वर्ष में, बिना दोहरी गणना के उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा प्रदान की गई सेवाओं को का कुल मौद्रिक मूल्य सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी कहलाता है। देखिए, अतः शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या होगा? सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्यह्रास। एनएसओ के वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार जीडीपी 159.7 लाख करोड़, प्रचलित कीमत पर 272.04 लाख करोड़, वृद्धि देखिए 7%, और इसमें 15.9%, 15.9। अब देखिए, आर्थिक समीक्षा के आधार पर वर्तमान में भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। आगामी मार्च तक भारत के नॉमिनल जीडीपी 3.5 अमेरिकी डॉलर हो जाएगी। मार्च 2023 के समाप्त हो रहे वर्ष में अर्थव्यवस्था के 7% की दर से बढ़ने की उम्मीद है, जो विगत वर्ष 8.7% था। प्रति व्यक्ति आय स्थिर कीमतों पर 96,522, प्रचलित कीमतों पर 1,70,620। प्रति व्यक्ति आय प्रतिशत में परिवर्तन प्रचलित कीमतों पर 13.7 और स्थिर कीमतों पर 5.5। राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति सरकार की नीति होती है जिसका उद्देश्य देश में रोजगार के स्तर बनाए रखना, मूल्य स्तर को बनाए रखना, आर्थिक समृद्धि को बनाए रखना, प्रत्येक वर्ग तक आय पहुंच सुनिश्चित करना, भुगतान का संतुलन बनाए रखना। राजकोषीय नीति के उपकरण क्या है? देखिए, कर है, सार्वजनिक व्यय और ऋण, ये ध्यान रखिएगा। टैक्स एक तो एक सार्वजनिक व्यय और ऋण। बजटीय प्रावधानों के माध्यम सरकार द्वारा राजकोषीय नीति का संचालन किया जाता है। सरकारी बजट के 2 भाग होते हैं, राजस्व बजट और पूंजीगत बजट। राजस्व बजट में देखिए राजस्व प्राप्तियां होती है और राजस्व व्यय भी होता है, और पूंजीगत बजट में पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय। प्रमुख बजटीय घाटे, राजस्व घाटा बराबर राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति, है तो सब पता चलेगा आपको। राजकोषीय घाटे का तात्पर्य वित्त वर्ष में सरकार द्वारा लिए गए ऋण से। देखिए, राजकोषीय घाटा क्या है? सरकार द्वारा लिए गए ऋण से। राजकोषीय घाटा क्या होता है? कुल व्यय, एक तो कुल व्यय हुआ, फिर राजस्व प्राप्ति और गैर ऋण प्राप्ति, तो ये राजकोषीय घाटा हो जाता है। ये देखिए, राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन अधिनियम 2003। सरकार में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने, सरकार व घाटे व ऋण में वहनीय स्तर तक कमी लाने के उद्देश्य से राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन अधिनियम वर्ष 2003 में पारित हुआ, जो 5 फरवरी 2004 में लागू हुआ। 5 जुलाई 2004 में लागू हुआ। इस अधिनियम के तहत 2008 तक सकल राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3% तक स्तर पर लाने का प्रावधान किया गया तथा राजस्व जीडीपी का 12% प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया। 31 मार्च 2021 तक सकल राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 30% के स्तर पर लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। साथ ही 31 मार्च 2025 तक सामान्य सरकारी ऋण जीडीपी का 60%, केंद्रीय सरकारी ऋण जीडीपी का 40% सीमित करने का लक्ष्य रखा गया। बजट 2023-24 में राजकोषीय स्तर जीडीपी का प्रतिशत देखिए, राजकोषीय घाटा संशोधित 2022-23 में देखिए 6.4% और अनुमान 23-24 में 5.9%। राजस्व घाटा 4.1 है और अनुमान है 2023-24 में 2.9%। सवाल देख लीजिए, बजट
2023-24 की 7 प्राथमिकता जिन्हें सप्तऋषि कहा गया। देखिए 7 प्राथमिकता जिन्हें सप्तऋषि कहा गया। एक तो देखिए समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना, अवसर संरचना व निवेश, सशक्तता को सामने लाना, हरित विकास और युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र। ये 7 सप्तऋषि कहा गया। पूंजीगत निवेश जीडीपी का 3.3% ये तथ्य है। ये देखिए हरित हाइड्रोजन मिशन 19,700 करोड़ रुपए के व्यय के साथ शुरू। इस मिशन का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को निम्न कार्बन संघनता वाली स्थिति में ले जाना। हरित हाइड्रोजन मिशन। जीवाश्म में ईंधन को आयात पर निर्भरता कम करना। इस उदीयमान क्षेत्र की प्रौद्योगिकी व बाजार को भारत अग्रणी बनाना। 2030 तक 5 लाख MMT हरित हाइड्रोजन का वार्षिक उत्पादन हासिल करना। अब गोवर्धन योजना, ये भी देखिए 500 नए अपशिष्ट से आदमी संयंत्रों की स्थापना करना। मिस्टी तटीय आवास व ठोस आमदनी के लिए मंगू पहल। मनरेगा व अन्य स्रोतों के माध्यम से जहां भी संभव हो मैग्रोव पौधारोपण की पहल। ये देखिए मिस्टी गोवर्धन योजना तो आपको पता चल गया होगा, अपशिष्ट से आमदनी, और जो मिस्टी है वो तटीय आवास व ठोस आमदनी के मैंगू पहल, मनरेगा व अन्य स्रोतों के माध्यम से जहां भी संभव हो मैग्रोव पौधारोपण के लिए एक पहल। PM परिणाम रासायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग व उनकी जगह वैकल्पिक उर्वरकों का प्रयोग को बढ़ावा देना। एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड, कृषि वर्धक नीति, युवा उद्यमी ग्रामीण क्षेत्र में एग्री स्टार्टअप खोल सके इसके लिए कृषि वर्धक नीति स्थापित की जाएगी। श्री अन्न मोटा अनाज के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के लिए भारतीय बाजार अनुसंधान केंद्र हैदराबाद उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। भारत श्री डिजिटल पुरालेख संग्रहालय जो 1 लाख प्राचीन पुरालेख के डिजिटीकरण के साथ शुरू किया जाएगा। मिशन कर्मयोगी सिविल सेवकों के समान समता निर्माण हेतु ऑनलाइन प्रशिक्षण हेतु आई गोट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म। राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना 3 वर्षों में 47 लाख युवाओं को रोजगार सहायता प्रदान करने का DBT हस्तांतरण किया जाएगा। राजकोषीय घाटा 2023-24 में GDP का 5.9%, 2025-26 तक राजकोषीय समयकाल से इसे 4.5% तक नीचे लाएंगे। देखिए रुपया कहाँ से आता है, तो देखिए ऋण व अन्य देता है 34%, ऋण व अन्य देता है 34%, GST से 17%, निगम कर 15%, आयकर 15% और केंद्रीय उत्पाद शुल्क 7%। अब रुपये कहाँ जाता है, देखिए ब्याज भुगतान 20%, करों व शुल्क राज्यों का हिस्सा 18% और केंद्रीय योजनाएं पेंशन 66% और ये देखिए प्रमुख योजना पर व्यय। अब सवाल देखिए, भारत में निम्न में से कौन सा राजकोषीय नीति निर्धारित करता है? भारत में से कौन राजकोषीय नीति निर्धारित करता है? उत्तर है वित्त मंत्रालय। भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय की घोषणा किस वित्त मंत्री द्वारा की गई थी? वीपी सिंह द्वारा। भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय की घोषणा किस वित्त मंत्री द्वारा की थी? वीपी सिंह द्वारा। भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन एक उद्देश्य नहीं है? अंतरराज्यीय व्यापार का नियमन, यह नहीं है। बाकी पूर्ण रोजगार है, मूल्य स्थिरता है और धन तथा आय का नियोजित वितरण भी है। वित्तीय नीति का संबंध निम्न में से किससे है? कर लगाने और शासन के व्यय से संबंधित नीति। निम्न में से कौन एक राजकोषीय नीति का भाग है? कर नीति। निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने 1929-30 की महान मंदी को सुधारने के लिए राजकोषीय नीति के उपाय का उपयोग किया? प्रोफेसर किन्स। आर्थिक मंदी के समय निम्न में से कौन सा कदम उठाए जाने की सर्वाधिक संभावना होती है? सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि करना।
निम्न में से कौन सा केंद्रीय बजट के राजस्व खाते में सम्मिलित नहीं किया जाता? अल्प बचती। इनमें से कौन से बजट में भारत में रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया? बजट 2017-18। बजट भुगतान आइटम है राजस्व व्यय का। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार राजकोषीय घाटा 23-24 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत आकलन किया गया? 5.9%। वित्त वर्ष 2025-26 तक केंद्र सरकार ने राजकोषीय घाटे को कितने प्रतिशत तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा है? जीडीपी का 6.5%। राजकोषीय घाटा है बजटीय घाटे का योग, सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व। राजकोषीय घाटे से तात्पर्य है कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति, ऋणों की वसूली, विनिवेश से प्राप्तियां। यदि सकल राजकोषीय घाटे में ब्याज भुगतान को निकाल दिया जाए तो अवशेष कहां जाएगा? सकल प्राथमिक घाटा। भारत में किस प्रकार की कर प्रणाली पाई जाती है? अधोगामी। मौद्रिक नीति। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1936 के तहत की गई थी। ये साथियों हम अगले वीडियो में देखेंगे।